शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम ही हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसकी प्रस्तावना को कंप्लीट कर चुके हैं। उस प्रस्तावना में हमें इस पुस्तक में गोलवरकर के विचारों की छाप स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। एम.एस. अणे ने जिन जिन बातों पर गोलवरकर से असहमतियां जताई थी भूमिका लिखते वक्त इस पुस्तक की, गोलवरकर ने उन सब को स्पष्ट तौर पर खारिज करते हुए कहा कि हमें जो सूट करेगा हम वही चीज अडॉप्ट करेंगे। दुनिया भर के संविधानों में राष्ट्रीयता की क्या परिभाषा है उन सब के ऊपर हमारी नजर रहेगी, लेकिन अडॉप्ट हम उसी चीज को करेंगे जो हमारे मन मुताबिक हो। इन सब चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके पहले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 1। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। उन सबको मैं इस चैप्टर में, इस एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए हर चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा वरना मिस हो जाएगा। शुरुआत यहां से किया जाए कि राष्ट्रों की उम्र वर्षों में नहीं नापी जाती। एक आदमी के जीवन में जो स्थान दिनों का होता है वही स्थान राष्ट्रों के जीवन में वर्षों या फिर सदियों का हो सकता है। बात बिल्कुल सही है। अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य देश विदेश तक में फैलाया था। उसके पीछे मगध के रूप में एक सुदृढ़ परंपरा और राज्य उन्हें विरासत में मिला था। उसको बनने में सैकड़ों सालों का समय लगा था। उसी तरीके से मुगल जब यहाँ पर आए उसके बाद काफी समय बाद जाकर अकबर ने ऑलमोस्ट पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अशोक के बाद यदि किसी ने इतना बड़ा साम्राज्य पर भारत में राज किया तो वो अकबर थे। तो इनको बनने में सैकड़ों वर्षों का समय लगा। एक सुदृढ़ परंपरा लगातार इन लोगों को विरासत के तौर पे मिलती रही, जिसे इन्होंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। तो राष्ट्र के तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि एक राष्ट्र को बनने में सदियां लग सकती हैं। विशेष तौर पर हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र के संदर्भ में तो ऐसा ही है। चीन के अपवाद को छोड़कर आज की दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्र अपने सभ्य जीवन विद इन ब्रैकेट, बल्कि मुझे कहना चाहिए अर्ध बर्बर जीवन के इतिहास को चिन्हित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2000 साल पीछे जा सकते हैं। जबकि हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तान के लोगों ने किस विशिष्ट समय काल में अपनी प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर एक व्यवस्थित सभ्य और राष्ट्रीय अस्तित्व का आरंभ किया था। तो ये सिर्फ उसी काल अवधि को ले रहे हैं जिस काल अवधि में ये लोग भागकर सप्त सिंधु के मुहाने पर आए थे। जैसा कि अपनी पुस्तक हिंदुत्व में सावरकर ने स्पष्ट तौर पर लिखा है, सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि किस तरीके से अपने आरणवासी पारसिक बंधुओं से पिंड छुड़ाकर ये लोग सप्त सिंधु के मुहाने पर आए थे और यहां पर आकर आहिस्ता आहिस्ता करके जत्थे के जत्थे समूहों के तौर पर ये लोग आए थे। एक साथ बहुत सारे लोग नहीं आए थे, छोटे छोटे समूहों में, ग्रुप्स में ये लोग यहाँ आए थे। और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर लड़ाइयां लड़ी अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। और जब ये लोग सेटल हो गए उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर एक संस्कृति, एक कला, संगीत, वेद, उन सब चीजों को डेवलप किया। और जैसा कि इसी पुस्तक में हम लगातार पढ़ रहे हैं, गोलवरकर ने बिल्कुल साफ तौर पर इस चीज को मेंशन किया है कि पहले ये लोग यहाँ पर सेटल हुए, उसके बाद यहाँ पर वेद आए और बाद में सबसे एक धर्म का प्रतिपादन इन्होंने किया। धर्म सबसे बाद में आया यहाँ पर। पहले ये लोग सेटल हुए लड़ाइयां निपटा कर, उसके बाद जब व्यवस्था इनके हाथ में आई और सुचारू रूप से चीजें चलने लगी, इन सब चीजों का हमने सावरकर के हिंदुत्व में पूरे तरीके से स्पष्ट शब्दों में पढ़ा है और स्पष्ट शब्दों में ही सावरकर ने इन सब चीजों को लिखा है कि कैसे यहाँ के आदिम जनजातियों के साथ उन लोगों ने मेल मिलाप बढ़ाया और क्रॉस ब्रीड जो है वो तैयार करी, यहाँ पर व्यवस्थित रूप से सबको हथियाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में ऐसे महान विचार हैं जो केवल अत्यंत संगठित तथा सभ्य जन ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। दरअसल बौद्धिक अन्वेषण की अपनी बहुप्रचारित श्रेष्ठता के बावजूद पश्चिमी विद्वान अभी ज्ञान की उस महान देवी के वस्त्र का एक कोना भी नहीं छू पाए हैं जिसे हमारे प्राचीन संतों ने अपनी संपूर्ण भव्यता में देखा था और अपने अस्तित्व में समाहित कर लिया था। वेद कब अस्तित्व में आए, इसको जरा ध्यान से सुनिए। वेद कब अस्तित्व में आए, इस पर तो हम बस बेकार की अटकलबाजियां ही लगा सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड।
इन्हें खुद भी नहीं पता इनको सेटल होने में कितना टाइम लगा, कब धीरे 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 करके वेद इन्होंने लिखने शुरू किए। जैसे जैसे ये लोग यहाँ की सभ्यता को हथियाते चले गए, वैसे वैसे वेदों में, स्मृतियों में, श्रुतियों में, पुराणों में ऐड ऑन्स होते चले गए। ये कोई एक समय पर बैठकर लिखे गए टेक्स्ट नहीं है, अलग अलग समय पर इनको लिखा गया है। और वेदों के ऊपर मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। अक्सर हिंदुत्व में आस्था रखने वाले लोग जो है कमेंट सेक्शन में भी बहस करते हैं कि सबसे एंशियंट टेक्स्ट है वेद, जो सरासर गलत है। एंशियंट टेक्स्ट में वेद जो है वो 5वें नंबर पर आते हैं। सबसे पुराना टेक्स्ट जो अवेलेबल है वो है केश टेम्पल हाइम, सुमेर का, जो कि तकरीबन 2600 ईसा पूर्व पुराना है। और उसके मुकाबले में वेद महज 1000 साल या 1200 ईसा पूर्व पुराने हैं। और वेदों की जो 3 सबसे प्रमुख खासियत हैं वो अब आप सुनिए। सबसे पहले, ये संस्कृत का सबसे प्राचीनतम टेक्स्ट है, दुनिया का नहीं। दूसरा, ये अपने फुल फ्लेज फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब पूरा का पूरा जस का तस अवेलेबल है, कहीं कोई चैप्टर मिस नहीं है। बाकी जितने भी एंशियंट टेक्स्ट दुनिया में मिले हैं, इससे पहले 4 और मिले हैं जो इससे पुराने कहे जाते हैं, वे कोई भी अपने पूरे फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित फॉर्म में वो अवेलेबल है, जबकि वेद पूरे उसमें है। यही बात साबित करती है कि ये समय समय पर लिखे गए, इनमें एड ऑन्स होते रहे, वरना इतने हजारों साल पुरानी टेक्स्ट एक फुल फ्लेज फॉर्म में अवेलेबल हो नहीं सकती थी। तीसरी खासियत इसकी जो है वो ये, जब से ये लिखा गया है, सारी पुरानी जितनी एंशियंट टेक्स्ट थी अब उनका कोई महत्व नहीं है। ये हमने एम.एस. अणे द्वारा लिखी गई भूमिका में भी पढ़ा था। वे कहते हैं कि अब राजधर्म जो है ना, वो कोई मायने नहीं रखता। जब सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी तब इसकी इंपॉर्टेंस थी। आज बहुत सारे देश जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं अपने प्राचीन टेक्स्ट को छोड़कर, लेकिन वेद इकलौता टेक्स्ट है जो जब से लिखा गया है तब से आज तक इन प्रैक्टिस है। एक भी दिन इसकी प्रैक्टिस बंद नहीं की गई है। ये इसकी सबसे ज्यादा बड़ी खासियत है। तो अब आप सोच लीजिए, उसको इन प्रैक्टिस में हजारों साल से रखने वाले किस कदर मानसिक विकृति के शिकार हैं। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। धुंधले अतीत के युग को पीछे छोड़ते हुए हम उस युग तक पहुंचते हैं जिसे महाकाव्य युग कहा जाता है, जिसके रहस्यों में प्रवेश करने की हिम्मत इतिहास भी नहीं कर सकता। चलिए, इन 2 युगों के बीच जो विशाल काल अवधि अवश्य व्यतीत हुई होगी उसे भी नजरअंदाज कर दें। क्यों कर दें? क्या घालमेल करना चाहते हैं जो इतनी बड़ी सदियों की कालावधि को ये लोग नजरअंदाज कर देना चाहते हैं? क्या हुआ होगा उस कालावधि में? तरह तरह के संघर्ष रहे होंगे, तरह तरह के सच्चे झूठे टेक्स्ट गढ़े गए होंगे। मैंने जब डॉक्टर अंबेडकर की जाति का विनाश पढ़ा था तो उसमें एक खास टॉपिक था जिसको मैं बार बार आप लोगों से शेयर करती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जाके आप लोगों में से किसी ने सुना नहीं होगा उसे। कृष्ण ने एक पवित्र मकसद के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। उसमें मैंने महाभारत काल का पूरा ब्यौरा आप लोगों के साथ शेयर किया था, रमणिका गुप्ता जी के टेक्स्ट से, दलित संचयन से। मुझे उम्मीद है अब तक आपने देखा नहीं होगा, अब भी नहीं देखेंगे, लेकिन मेरा फर्ज है आपको आगाह करते रहना। चलिए चलिए, इन 2 युगों के बीच जो विशाल कालावधि अवश्य व्यतीत हुई होगी उसे भी नजरअंदाज कर दें, और 2 महाकाव्यों जिनके नाम इस युग का नामकरण हुआ है, रामायण और महाभारत, उनमें से भी केवल बाद वाले यानी महाभारत पर विचार कर लें। रामायण को किसी कंसिडरेशन में ये लोग नहीं ले रहे हैं। राम का नाम जो है इनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। यहां पर इनके लिए जो टेक्स्ट मायने रखती है वो है महाभारत। सावरकर खुद कह रहे हैं रामायण को तो छोड़ दो, महाभारत के ऊपर बात करते हैं। और यहाँ पर फुटनोट के लिए एक स्टार बना हुआ है, नंबर नहीं लिखा है। जहां जहां फुटनोट दिया है सावरकर ने वहां पर छोटा सा स्टार दिया है, और मैं उस फुटनोट को आपके लिए पढ़ने जा रही हूं। महाभारत के हवाले से क्या कह रहे हैं सावरकर। पश्चिमी इतिहासकारों के प्राचीन इतिहास के भारी अज्ञान को जानना रोचक है। हिंदुस्तान में हर बच्चा ये जानता है कि रामायण की रचना संस्कृत साहित्य के पिता वाल्मीकि ने की थी, और ये संस्कृत साहित्य की पहली कृति है, संस्कृत साहित्य की। ठीक है, वेद जो है वो साहित्य नहीं है,
इनके डूज एंड डोंट्स है, कायदे कानून की किताब है। महाभारत काफी बाद की कृति है। हर बच्चा ये जानता है कि रामायण की कथा उन व्यक्तित्वों के बारे में है जो महाभारत के नायकों से काफी प्राचीन थे। आंतरिक प्रमाणों द्वारा भी ये प्रदर्शित किया जा सकता है कि जहां महाभारत में रामायण की चर्चा आती है, वहीं वाल्मीकि की पुस्तक में भरत वंश तक का कोई जिक्र नहीं है। दोनों पुस्तकों की भाषा से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत काफी बाद की पुस्तक है। इसके साथ ये भी स्पष्ट होता है कि इन लोगों ने लगातार अपनी ही रिलीजियस टेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ करी है, उनमें ऐड ऑन करते रहे हैं, काट छाट करते रहे हैं, समय के अनुसार उसमें तरह तरह की कहानियों को जोड़ते चले गए हैं। जो यहाँ के इंडिजिनियस पीपल के साथ इन लोगों का संघर्ष रहा है ना, उसको ये लोग जैसे जैसे घटनाएं घटती रही, वैसे वैसे हर टाइम पीरियड के हिसाब से उसको ऐड करते रहे। ये बात भी साबित होती है। लेकिन आर्यों के कैस्पियन सागर या आर्कटिक क्षेत्र या किसी ऐसे ही जगह से आने और हिंसक लुटेरों के गिरोह के रूप में यहाँ आक्रमण करने तथा कालांतर में उनके पहले पंजाब और फिर धीरे धीरे गंगा के किनारे किनारे पूरब में साम्राज्य स्थापित करने, जिसमें अयोध्या भी एक था, के विचार से ग्रस्त इतिहासकार इस कालभ्रम के शिकार हो जाते हैं कि अयोध्या का राज्य अधिक पश्चिमी हस्तिनापुर के राज्य से प्राचीन कैसे हो सकता है। और वह फजूल अज्ञानवश हमें ये पढ़ाता है कि महाभारत की कथा अधिक प्राचीन है। और मैं इस बात में बिल्कुल विश्वास रखती हूँ कि महाभारत पहले लिखा गया और रामायण बाद में लिखा गया। यहाँ पर गोलवरकर खुद बोल रहे हैं, फुटनोट में स्पेशल मेंशन देने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ इन लोगों ने की है। हस्तिनापुर, यदि आप वर्ल्ड मैप देखें, हजारों साल पुराना जो था, उसमें हस्तिनापुर जो है अफगानिस्तान के आसपास कहीं आपको मिल जाएगा, और अयोध्या जो है कितना आगे है। तो यदि ये लोग आर्कटिक से आए थे, वहां से आने में सबसे पहले हस्तिनापुर पड़ता है, सप्त सिंधु के मुहाने पे। वहां ये लोग इकट्ठा हुए, वहां इन लोगों ने संघर्ष किया, लैंड वगैरह को एक्वायर किया। उसके बाद धीरे धीरे करके ये लोग गंगा के मुहाने की तरफ बढ़े, सिंधु के मुहाने से। और अयोध्या तो बहुत बाद की बात है इनके टेक्स्टों में। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं यही कह रही हूँ कि रामायण जो है वो बाद की कृति है और महाभारत जो है वो पहले की कृति है। इतिहास को पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका यह भी है कि इतिहास या साहित्य में किस तरह की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हमें पढ़ने, देखने, सुनने और समझने को मिलता है। उस लिहाज से यदि आप देखेंगे तो महाभारत में एक मैट्रियार्की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, क्योंकि सिंहासन पर जो है वो सत्यवती सत्तारूढ़ होती हैं और सत्यवती की 2 शादियां हुई थी। सिंहासन पर बैठने से पहले जो उनके ऋषि पति थे, उनसे ऋषि व्यास पैदा हुए थे, और जब दूसरे पति से उनके दोनों बेटे मारे जाते हैं, तब अंबा और अंबालिका के संतान उत्पत्ति की जो दिक्कतें हैं उनके सामने आती हैं। तब वो डिसीजन लेती हैं कि अपने बड़े बेटे ऋषि व्यास को बुलाएंगी और संभोग करवाएंगी अंबा और अंबालिका के साथ उसका, और उससे पांडु और धृतराष्ट्र पैदा होते हैं। इन सब चीजों का जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाता है कि मैट्रियार्की सोसाइटी थी। आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके डिसीजंस जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद हम यदि रामायण में देखें तो रामायण में हमको पैट्रियार्की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन दिखता है। किस तरीके से राम का जो है अहल्या उद्धार, ऋषि जो है अपनी पत्नी को शक के बिना पर जो है वो पत्थर में तब्दील कर देते हैं, और राम जो है किस तरह लात मार के उनका उद्धार करते हैं, उनको पत्थर से दोबारा सजीवता यानी कि स्त्री बना देते हैं। और फिर अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा लेना, उसको जंगल में छोड़ देना शक की बिना पर, ये सारी जो है वो पैट्रियार्की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। इससे पता चलता है कि कौन सी कथा पहले लिखी गई थी और कौन सी कथा बाद में लिखी गई थी। और यहाँ पर मैं आपको राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा का रेफरेंस देना चाहूंगी, आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि जितनी भी सोसाइटीज थी शुरुआती दौर में, वो मैट्रियार्की सोसाइटी थी, और उस समय के दौर की जितनी भी कहानियां या एपिक आप पढ़ेंगे, वो सारे के सारे जो है वो मैट्रियार्की सोसाइटी के रिफ्लेक्शन है। उस लिहाज से भी महाभारत पहले की कथा है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। इस महाकाव्य का काल क्या है? ये महायुद्ध कब लड़ा गया था? इस महाकाव्य अमर रत्न श्रीमद् भगवत गीता कब लिखी गई थी? प्राच्यवादी अर्थात ओरिएंटलिस्ट विद्वानों के अनुसार गीता का काल निश्चित तौर पर बुद्ध के जन्म से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व का है।
और बुद्ध का काल 600 ईसा पूर्व का है, अर्थात महाभारत कम से कम 4.5 से 5,000 वर्ष प्राचीन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वेद जो है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में 5वें नंबर पर आता है, और सबसे पुराना जो टेक्स्ट अवेलेबल है वो है केश टेम्पल हाइम, जिसको एपिक ऑफ गिल्गमिश भी कहा जाता है। एक और रेफरेंस नोट कीजिए, दूरदर्शन पर आने वाला एक कार्यक्रम था भारत एक खोज, उसका सबसे पहला एपिसोड इस बात का जिक्र मैंने सावरकर की हिंदुत्व पढ़ते वक्त भी किया था, और मैं फिर उम्मीद से कह सकती हूं कि आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा। उसे यदि आप देखेंगे तो उसके पहले ही एपिसोड में दिखाते हैं सुमेर से सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापार चलते थे, और सुमेर से जो जहाजी बेड़े आते थे, वहां से वो नाटककार भी अपने साथ लेकर आते थे अपने मनोरंजन के लिए। तो इंडियन लैंड पर आने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में बसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो लोग एपिक ऑफ गिल्गमिश यानी कि गिल्गमिश की कथा का जो है मंचन करते हैं। पहले ही एपिसोड में इस चीज को दिखाया गया है, गिल्गमिश की कहानी को सुमेर से आए हुए रंगकर्मियों द्वारा। आप इस एपिसोड को जरूर देखिएगा भारत एक खोज के। और उसके साथ ही मैंने कई जगह पंजाब नोट्स करके एक आर्टिकल था जिसका मैं लगातार जिक्र करती रही हूं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने सुनने समझने को मिल जाएंगी। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि आपने क्रॉस चेक किया था लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है। मैं भी कोशिश करूंगी कि ये मैं किसी तरीके से ढूंढ कर उसका लिंक आप लोगों तक पहुंचा सकूं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम इस तथ्य को गौर से देखें कि महाभारत शक्ति और गौरव के शिखर पर अवस्थित एक बेहद संगठित विस्तारित और सभ्य समाज को चित्रित करता है, तथा यह पता लगाने की कोशिश करें कि उस स्तर पर पहुंचने में हमारी नस्ल को कितना समय लगा होगा, तो हमें उस अज्ञात अतीत में निश्चय ही और कई हजार साल पीछे जाना होगा, क्योंकि ऐसी जटिल व्यवस्था एक दिन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, एक दिन की उत्पत्ति नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बढ़ाया जाता है। जिस तरीके से मगध का साम्राज्य या अशोक का साम्राज्य धीरे धीरे करके सदियों में बढ़ा। जब 2000 वर्षों की प्रगति, प्रकृति पर विजय और ईसा के प्रभाव में मानवीकरण के बाद आज भी पश्चिम अपने बर्बर पुरखों के निशान नहीं मिटा सका है, हमें कहना ही होगा कि उस अमर महाकाव्य में वर्णित शानदार सामाजिक ढांचे तक पहुंचने से पहले कि उस समय अवधि से कई गुना अधिक वर्षों तक हमारा जीवन और प्रगति रही होगी। इसीलिए निस्संदेह हम हिंदू इस धरती पर किसी विदेशी नस्ल के आक्रमण से 8,000 या फिर 10,000 सालों से ज्यादा समय से निर्विवाद और स्थिर रूप में बसे रहे होंगे। कोई आंकड़ा किसी चीज का प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। मोदी जी ठीक ही इसको गुरु मानते हैं अपना, इन्हीं के तर्ज पर मोदी जी भी सिर्फ मन की बात करना पसंद करते हैं, कोई आंकड़ा नहीं। जबकि वैज्ञानिक आंकड़े यदि आप उनका जुटान करें तो इनके मन की बात उसमें कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है। 8,000 से 10,000 साल पुराना बता रहे हैं यहां पर आके अपनी बसावट को, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता भी इतनी पुरानी नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता इनके आने के बाद उसका नाश हुआ था। आप चाहे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसको पढ़ भी सकते हैं, और दूरदर्शन का जो कार्यक्रम था भारत एक खोज, उसके एपिसोड्स जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं फिलहाल, फटाफट देख डालिए इससे पहले कि सरकार उन्हें सबको हटा दे, जैसे कि पंजाब नोट्स आर्टिकल हटा दिया। इस तरह हिंदू यानी आर्य नस्ल के देशज होने या न होने से इतर एक चीज तो हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि इतिहास का पहला पन्ना ही एक प्रगतिशील और अत्यंत सभ्य राष्ट्र, उस समय की दुनिया के इकलौते राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व को दर्ज करता है, जो इसी कारण से हिंदुओं की भूमि हिंदुस्तान के रूप में जाना गया। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देंगे, लेकिन जिस झूठ को ये लोग परोसना चाहते हैं उसके ऊपर आप जरूर चिंतन मनन कीजिएगा। बार बार इन्होंने अपने आर्य होने को एक जामा पहनाया हिंदुत्व का, और फिर वहां से हिंदू राष्ट्र की बात चालू हुई, और उस हिंदू राष्ट्र को ये 8-10 हजार साल पहले जाकर जोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और कहीं भी रामायण का ही जिक्र नहीं कर रहे हैं, महाभारत का जिक्र कर रहे हैं। उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाभारत कितना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होगा। महाभारत की जो लड़ाइयां हैं वो किस तरीके से पंजाब के मुहाने, सिंध के मुहाने पर लड़ी गई लड़ाइयां होंगी, जिनका जिक्र जो है वो महाभारत में किया गया है।
इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना चिंतन मनन जारी रखिएगा और अगले एपिसोड की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरीके से झूठ ये लगातार परोसते रहे हैं और क्या क्या झूठ इन्होंने परोसा है, उन सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। यदि ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगती हों, सही लगती हों, तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।